हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है हम जीरो टू हीरो सीरीज का 24th पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि 24th वीडियो, जिसमें हम जो है वो हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी हमने अच्छे से कवर कर ली थी। अच्छा, उसमें कुछ डाउट थे जिनको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और कल जो है वो वीडियो नहीं आई थी क्योंकि हिस्ट्री की वीडियो इतना तो आप भी समझते होंगे कि बनाने में टाइम लगता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ते रहोगे। तो ऐसे में हिस्ट्री में हम सिर्फ जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके पीछे की स्टोरी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहे। तो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई आपकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हो उसके पीछे की थोड़ी थोड़ी स्टोरी जो है वो आपको याद हो, या फिर आप डायरेक्टली जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। क्योंकि 12 जिले हैं, 12 जिलों की हिस्ट्री को याद रखना जो है वो इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर कहीं पर भी जो है वो डेट को याद नहीं करेंगे कि कौन सा राजा कितने समय तक के लिए रहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत है हम वहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मिल जाएगा। बाकी आप ज़्यादा डिटेल में और जाना चाहते हो जिसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप बुक्स को जो है वो प्रेफर कर सकते हो। अच्छा, ज्योग्राफी वाली वीडियो हमने डिस्कस करी थी जिसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस करी कि जो नवोदय स्कूल है वो बरठी में है, ठीक है, और कोठीपुरा में जो है वो पशु प्रजनन केंद्र है। तो हमारे यहाँ पर एक पर्सन ने कमेंट किया था वीडियो के नीचे, हिमांशु ठाकुर जी ने, तो उन्होंने बताया कि वो कोठीपुरा से हैं और नवोदय स्कूल जो है वो आपका कोठीपुरा में है, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अब जब हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो बुक्स को, जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, चाहे वो ब्लोकरा हो गई या कोई और हो गई, उसको फॉलो करके करते हैं, ठीक है। अब मैं पर्सनली कभी कोठीपुरा नहीं गया हूं तो मुझे नहीं पता था, तो इन्होंने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा कि आप यहाँ पर जो नवोदय स्कूल है वो आपका कोठीपुरा में। दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि भाई जो कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर जो है वो नहीं है। तो यार ये बुक्स में लिखा है, अगर आपके पास आ जाता है तो आप लगा दीजिएगा, नहीं आता है तो भी यहाँ पर ठीक है, ठीक है जी। तो ये उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने करेक्शन करी। और आगे भी ये चीज़ याद रखिएगा कि मान लीजिए हम हमीरपुर पढ़ रहे हैं और आप हमीरपुर के उस प्लेस से हो और आपको पता है उसके बारे में एग्जैक्ट कि ये चीज़ यहाँ पर है या नहीं है, तो आप जो है वो बता सकते हो, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ थी कि नलवाड़ी मेले के बारे में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर एक कमेंट ये भी आया था कि वो जो है वो विजय चंद ने जो है वो शुरू किया था। तो ऐसा यहाँ पर किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। जो भी किया गया है वो आपका यहाँ पर अमरचंद के बारे में किया गया है। दोनों बुक्स हमने बहुत सारी बुक्स जो है वो उठाकर देखी, स्पेशली अगर बात करें जो हमारी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है जगमोहन ब्लोकरा, उसमें भी जो है वो अमरचंद दिया गया है, क्योंकि अमरचंद की डेथ जो है वो 1888 में हुई थी, तो उसी के अराउंड जो है वो ये किया गया था। तो ये चीज़ आप एग्जाम में आएगा तो आप अमरचंद जो है वो टिक करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और एक और भी जो है वो क्वेश्चन था कि जो मार्कंडे मंदिर है, ठीक है, मार्कंडे मंदिर वो आपका जगतखाना में नहीं, वो आपका जो है वो जुखाला में है, ठीक है। तो जुखाला में, ये भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपने क्या करना है कि कोठीपुरा में आपका नवोदय स्कूल है बिलासपुर में, मार्कंडे मंदिर जुखाला में है, ठीक है। और बाकी जो आपका कोठीपुरा में पशु प्रजनन केंद्र, याद रखिए चाहे ना रखिए, ठीक है। और आपका नलवाड़ी मेला तो आपको पता ही है, अमरचंद ने लगवाया था, मतलब डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, ये पूछा जाता है डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था, तो किसके कहने पर, मतलब राजा कौन था, तो वो था आपका अमरचंद। तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से जो आपके पास पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपका पेपर सेटर होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जैसे ये मार्कंडे वाला, ये जगतखाना ऑप्शन में जगतखाना टिक किया हुआ था, वो पूछा गया था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले HPPSC पेपर 1 मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। HP1 जो है वो इसके लिए कूपन कोड है, जीके स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और 200 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 299 प्राइस है। मैंने आपको पहले ही बोला था 200 रुपये वाला प्राइस जो है वो ओवर होने वाला है, क्योंकि कूपन कोड उतने ही थे, तो ये खत्म हो चुका है। अब 299 वाला है, जो चाहे आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो HP जीके के 10 और करंट अफेयर के 10, उसके अलावा इंडियन जीके के 10, हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 टेस्ट आपको जो है वो इसमें मिलेंगे। चलिए आज बात करेंगे हम हिस्ट्री के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री आपको थोड़ा ध्यान से सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अगर आप जो है वो इसको अच्छे से समझना चाहते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ, तभी मुझे जो है वो थोड़ा टाइम लग गया। बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप क्या करोगे, आप करोगे कमेंट कि हमें समझ नहीं आई, तो मैं और कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में इसको करने की। बाकी अगर आपको अच्छी भी लगती है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चली है, तो मेरा मकसद है कि हिमाचल प्रदेश के सभी बच्चों तक जो है ये पहुँचे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ, ठीक है। स्पेशली HPGK की बाकी सीरीज़ आगे हम देखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वीरचंद के बारे में, इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, किस तरीके का उनका जो है वो काम रहा। और मैंने कोशिश की है कि एक माइंड मैप के थ्रू जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूं। अब यहाँ पर ये देख रहे होंगे आपको जो कलरफुल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ब्लैक में है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको एक तरीके से उनको स्किप कर सकते हो, बट ये आपको कलरफुल वाले बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीरचंद के बारे में। देखिए वीरचंद के बारे में बात करें उससे पहले थोड़ा सा आपको यहां पर जाना पड़ेगा। एक राजा था हरिहर चंद्र, ठीक है, बुंदेलखंडी बोलते थे इसको। इसके जो हैं वो 4 पुत्र थे। वीरचंद था, गंभीर चंद था, कबीर चंद था और सुबीर चंद था। इसके 4 पुत्र थे। किसके? हरिहर चंद्र के। एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया, मतलब 5, वैसे तो 5 पुत्र थे, ठीक है, तो एक पुत्र को, मतलब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इसके कितने पुत्र थे, कौन कौन से नाम थे। ये सिर्फ मैं आपको एक ये वाला आप पूरी चीज समझ जाएं, इसका बैकग्राउंड समझा रहा हूं। तो यहां पर क्या था कि इसके 5 पुत्र थे। अपने एक पुत्र को ये राज्य देकर जो है अपने 4 पुत्रों के साथ जो है वो ज्वालामुखी के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। अब ज्वालामुखी के दर्शन करने के लिए निकल गया, तो वहां पर क्या हुआ कि जो आपका कांगड़ा का राजा था, उन्होंने इसका स्वागत किया, अच्छे से स्वागत किया, और उसके बाद जो है अच्छा खासा आदर सत्कार हुआ, वहां पर रहने लगे। तो फिर जो ये आपके हरिहर चंद के सैनिक थे और कांगड़ा के जो सैनिक थे, उनके बीच में जो है वो हर रोज खेल चलता था, ठीक है, जो आपका फ्रेंडली एक मैच होता है, जैसे आप लोग खेल लेते हो क्रिकेट वगैरह। अब इसमें होता क्या था कि हरिहर चंद के सैनिक जो है वो कांगड़ा के सैनिकों को हमेशा ही हराते थे। अब इससे अब रोज रोज हारते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी गुस्सा आएगा। तो भाई कांगड़ा के राजा ने कुछ ना कुछ चालाकी करी, और उसमें क्या हुआ कि जो हरिहर चंद्र का सुबीर चंद्र पुत्र था, ठीक है, वो मारा गया खेल में। अब जब एक बंदा मर गया किसी साइड से, तो फिर ऑब्वियस सी बात थी कि लड़ाई होना लाजमी बात थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि पूरा यहाँ पर युद्ध छिड़ गया, और युद्ध में जो है वो हरिहर भी मारा गया, कांगड़ा का राजा भी मारा गया, और सुबीर चंद तो चलो पहले से ही मारा गया था। अब बचे 3 बंदे। तो कबीर चंद जो था वो कुमाऊं की तरफ निकल गया, वहां पर अपना राज्य बसा लिया, ठीक है। गंभीर चंद जो था वो हिमता की तरफ निकल गया, वहां पर अपना राज्य बसा लिया। अब बारी आई वीर चंद की, तो ये सतलुज के किनारे जो है वो बस गया। अब आपको पता है बिलासपुर की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? सतलुज, ठीक है, और ये जो है वो सतलुज के किनारे बस गया। तो इसके बारे में ही हम जो है वो यहां पर रीड करेंगे। तो आपको एक बैकग्राउंड समझ आ गया कि वीरचंद जो है वो आया कहां से था, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, वीरचंद जो है वो बुंदेलखंडी था। ये डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, इसने जो है वो कहलूर राज्य की स्थापना करी थी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, 697। अब देखिए ये जो डेट है इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना रहता है, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी होंगी, मतलब कि सुनी होंगी कि एक बिलासपुर की कहानी है, एक बिलासपुर पास्ट एंड फ्यूचर है, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिलासपुर गजेटियर है। तो इसके अनुसार जो आपकी बिलासपुर कहलूर राज्य की स्थापना हुई थी वो 697 में हुई थी। बट एक बुक और आती है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, इसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर कहलूर राज्य की स्थापना जो है वो 900 ईस्वी में हुई थी। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर तो डायरेक्टली आ जाए कि किस ईस्वी में हुई थी, तो फिर तो आप 697 लगा देना। बट अगर आपका बुक का नेम लेकर आए कि भाई हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी कहलूर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वो आप लगाओगे 900 ईस्वी में। और अगर इन बुक्स का नाम आता है तो आप लगाओगे 697। अब इकट्ठे तो कोई देगा नहीं, इकट्ठे में तो आप फिर कोई भी टिक कर दीजिए, दोनों ही जो हैं वो सही होंगे। तो ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। अलग अलग बुक्स में जो है वो आपको अलग अलग देखने को जो है वो मिलेगा। अच्छा, फिर क्या है कि इसने अपनी राजधानी जो है वो नैना देवी को बनाया, ठीक है। नैना देवी आपने सुना होगा, ठीक है, और इसने नैना देवी का मंदिर भी बनाया था। बोला जाता है कि नैना देवी का मंदिर जो है वो इसने नैना गुज्जर, एक गुज्जर था, उसने बोला राजा के पास आकर कि मेरी बकरी जो है वो एक शिला के ऊपर दूध देती है बार बार। जब उस शिला को हटाया गया तो उसके नीचे से जो है वो एक मूर्ति निकली, तो वहीं पर जो है वो नैना देवी का मंदिर बनाया गया था, और उस धार का नाम नैना देवी धार रखा था, जिसको हमने बिलासपुर की ज्योग्राफी में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहीं पर इसने जो है वो अपनी राजधानी जो है वो क्रिएट करी। तो इतने पॉइंट जो है वो आपको सबसे पहले याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से? कि एक तो कहलूर राज्य की स्थापना जो है वो इसने करी थी, कौन से सन में, मैंने आपको बता दिया। बुक्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपने 697 और 900 जो है वो याद रखना है। दूसरी बात की राजधानी जो है वो इसने नैना देवी को बनाया सबसे पहले, ठीक है, और नैना देवी का मंदिर का निर्माण भी जो है वो इसने करवाया था। किसने? वीरचंद ने। अच्छा, कोट कहलूर का किला भी जो है वो इसने बनवाया था। अब बहुत सारी बुक्स में जो है वो कोट कहलूर का किला इसके नाम से है, बट अगर आप जगमोहन बलोखरा पढ़ोगे
तो वहाँ पर ये भी आता है कि कलह चंद ने भी जो है वो कोट कहलूर का किला बनाया था, ठीक है, कलह चंद। बट ये ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है, ज़्यादा फोकस जो आपको ये रखना है वो वीरचंद के नाम पर रखना है कि वीरचंद ने जो है वो कोट कहलूर का किला बनाया था। एक्चुअली पहले होता क्या था कि मान लीजिए आपने कोई और बुक लिखी, आपने कोई और इन्फॉर्मेशन डाल दी, किसी और ने कोई बुक लिखी, उससे थोड़ी सी मिसप्रिंट होकर उसने कोई और इन्फॉर्मेशन डाल दी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाती थी। तो कोट कहलूर आप वीरचंद के नाम से जो है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। कहलूर राज्य की स्थापना वीरचंद ने, राजधानी नैना देवी यानी कि नैना देवी का उसने मंदिर भी बनाया था, ये दोनों तो आप याद ही रखोगे। कोट कहलूर का किला उसने बनवाया था, और सबसे इंपॉर्टेंट वो जो है वो बुंदेलखंडी था। कहां से आया था, किस तरीके से आया था, वो सारी चीजें मैंने जो है वो आपको यहां पर क्लियर कर दी है, ठीक है। हो गया, ये आपको वीरचंद समझ आ गया कि अगर आप बिलासपुर के इतिहास को पढ़ना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी, ये होगी आपकी वीरचंद से, ठीक है, क्योंकि इसी ने ही जो है वह कहलूर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है आपका अजीत चंद, ठीक है। अजीत चंद के बारे में ज्यादा पॉइंट नहीं है। अजीत चंद ने क्या है कि हिंदूर राज्य की स्थापना जो है वो की थी। हिंदूर राज्य की इसने स्थापना करी, जिसको बाद में जो है वो नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नालागढ़ का पुराना नाम जो है वो क्या था, तो वो था आपका हिंदूर। और इसकी स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना करी थी अजीत चंद ने। अच्छा, इसने स्थापना तो कर ली, बट इसने सोचा कि भाई मुझे अपने पास नहीं रखना है, तो इसका भाई था सुचेत चंद, जिसको इसने नालागढ़ को जो है वो दे दिया था, ठीक है। 3 पॉइंट याद अजीत चंद से अभी हो जाने चाहिए आपको कि हिंदूर राज्य की स्थापना करी, नालागढ़ जिसको आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद इसने अपने भाई को उसको दे दिया गिफ्ट में, समझ लीजिए कि भाई तू रख, इस पे राज कर, जो करना है इसका वो कर, ठीक है, आराम से इसको जो है वो चला के रख। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इसकी सबसे पहले स्थापना हुई, नालागढ़ की इसने स्थापना करी, उसके बाद उसे जो है वो अपने भाई सुचेत चंद को जो है वो दे दिया, ठीक है। बस 2 पॉइंट आपको जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। अजीत चंद हो गया और वीरचंद हमारा जो है वो क्लियर हो गया। अब आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़नी चाहिए, तभी पढ़ें जब आपको रिवीजन की ज़रूरत हो। वीरचंद के बारे में हमने इतनी चीज़ें देख ली, और उसके बाद अजीत चंद के बारे में भी हमने इतनी चीज़ें देख ली कि अजीत चंद ने मेनली जो है वो क्या काम किए थे। नेक्स्ट आता है आपका मेघचंद। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघचंद से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो ये अत्याचारी शासक था, सारी प्रजा जो है वो इससे नाराज थी, ठीक है। मतलब इसके काम ही इतने ज़्यादा उल्टे थे, निष्ठुर था, अत्याचारी था, ठीक है। मतलब प्रजा के साथ जो है वो इसकी कभी बनती नहीं थी, बिगड़ के रहती थी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाते देख, ठीक है, तो रूड़ों ने जो है वो कहलूर पर चढ़ाई कर दी थी। तो इसके समय ये जो आपका मेघचंद का उस समय शासन था, जिस समय जो है वो रूड़ों ने कहलूर पर जो है वो चढ़ाई करी थी। चढ़ाई का मतलब है आक्रमण किया था। अच्छा, ये तो हुआ ही, साथ में ये भी हुआ कि जनता भी इसके ऊपर दबाव डाल रही थी कि भाई तू ये राज्य छोड़ दे, हम तेरे से खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी तेरी हरकतों से खुश नहीं है, तू जो करता है उससे खुश नहीं है, तो ऐसा कर, तू ये राज्य छोड़कर चल जाए। अब जनता की तो वो मानता चाहे ना मानता, बट उसके साथ साथ जब रूड़ों ने भी कहलूर पर चढ़ाई कर दी, तो मेघचंद को जो है वो कहलूर रियासत छोड़नी पड़ी, और भागकर जो है वो कुल्लू में जाकर उसने शरण ली। मतलब कि बिलासपुर से भागकर जो है वो कुल्लू में चला गया, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा प्रोसेस हुआ था। सबसे पहले किसके साथ, मेघचंद के साथ, कि भाई अत्याचारी था, प्रजा ऑलरेडी परेशान थी, अब प्रजा दबाव बना ही रही थी कि भाई तू यहाँ से निकल, भाग जा। उसके साथ साथ रूड़ों ने भी कहलूर पर आक्रमण कर दिया, तो दोनों सिचुएशन वो हैंडल कर नहीं पाया। तो इसके कारण क्या हुआ कि वो जो है वो भाग गया वहाँ से, और कुल्लू में जाकर जो है वो शरण ले ली। अच्छा, अब इतनी आसानी से तो गद्दी छोड़ने वाला नहीं था, तो उसका एक भाई था मलदरोल, ठीक है। क्या नाम था, मलदरोल। मलदरोल जो है वो बहुत ज़्यादा चतुर था, तो उसने क्या किया कि जो उस समय इल्तुतमिश था उसके वो दरबार में गया और उसको प्रसन्न करके उसके साथ उस मतलब जो उसकी सेना थी वो अपने साथ लेकर आ गया। अब इसी सेना से उसने जो है वो दोबारा जो है वो बहुत सारी तिगड़मक किए, ठीक है, युद्ध भी किए, ठीक है, और मेघचंद को जो है वो उसकी गद्दी वापस दिलाई, ठीक है, और उसको फिर बाद में जो है वो मंत्री बनाया गया, मलदरोल को। तो ये हिस्ट्री थी आपकी पूरी, जो कि क्या पूछा जाता है कि किसकी सहायता से जो है वो मेघचंद ने अपनी गद्दी दोबारा प्राप्त करी थी, तो वो था आपका इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश की सहायता से उसने अपनी गद्दी प्राप्त की। बट इसके पीछे की जो स्टोरी थी वो ये थी कि उसका एक चचेरा भाई था मलदरोल, जिसका ये पूरा काम था, ठीक है। अगर वो खुद में इतना कैपेबल होता मेघचंद, तो वो कुल्लू में ना भागता। तो ये सारा किया कराया किसका था, ये मलदरोल का था, कि वो इल्तुतमिश के पास गया, वहां से उसकी सेना लेकर आया, और दोबारा से उस सेना ने जो है वो हेल्प करी मेघचंद को कि वो दोबारा से जो है वो कहलूर रियासत की गद्दी प्राप्त कर सके। तो ये इतने सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी सारी भी नहीं है, आप अगर समझ के करोगे, हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप समझ के करोगे तो आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था मेघचंद के समय में, ठीक है। तो मंत्री बनाया उसको, बाद में मलदरोल को मेघचंद ने उसको जागीर भी दी। मतलब इतनी खुशी हुई उसको कि भाई इस बंदे ने मुझे जो है वो अपना राज्य मुझसे जो है वो दिलवा दिया, ठीक है, वापस, ठीक है।
फिर आता है आपका अभिसद चंद, ठीक है। अभिसद चंद, इसको कई बार जो है वो अभय सार चंद भी लिखा हुआ आता है, तो ये आप देख लीजिएगा। हिंदी में देखिए इधर उधर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो बाता नदी पढ़ते होंगे, बाटा नदी बुक्स में लिखी होती है, बट उसको लोकल में बोलते हैं बाता, तो ये हिंदी में इधर उधर चलता रहता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका अभिसद चंद, जिसको जो है वो अभयसार चंद भी बोला जाता था। अच्छा, ये जो था वो सिकंदर लोधी का समकालीन था, ये चीज़ याद रखिएगा, सिकंदर लोधी का समकालीन था, ठीक है। और इसने जो है वो तातर खां को युद्ध में हराया था। किसको हराया था? तातर खां को। तातर खां को युद्ध में हराने के बाद तातर खां के बेटे ने धोखे से जो है वो इसको मार दिया था। तो 3 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसके लिए अभिसद चंद के, कि पहले तो ये सिकंदर लोधी का समकालीन था, ठीक है। और फिर सेकंड क्या है कि तातर खां को इसने युद्ध में मारा था। अच्छा, तातर खां जो था वो मोहम्मद तुगलक का सरदार था, मोहम्मद तुगलक का, ठीक है जी। और बाद में इसके बेटे ने, जो तातर खां का बेटा था, इसने जो है वो इसे युद्ध में मारा था। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए, एक बार जो तातर खां था वो अपनी कुछ सेना लेकर जो है वो दिल्ली से लाहौर जा रहा था। अब रास्ते में जब वो आपका कीरतपुर के आसपास रुका, तो कुछ कसाई जो है वो गायें लेकर वहाँ से जा रहे थे, ठीक है। तो जब अभिसंध चंद को इस बात का पता लगा तो उसने अपनी सेना जो है यहाँ पर भेजी और इन गायों को जो है वो रिलीज़ करवाया। अच्छा, जब तातर खां ने ये सब देखा तो उसे लगा कि ये राजा जो है वो थोड़ा बहुत रिच होगा, तो उसने क्या करा, जो कहलूर रियासत थी उसे जो है वो चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। अब ये कहलूर रियासत को जो है वो डिस्ट्रॉय करने में असफल रहा, मतलब कि उसका घेर तो लिया, मुख्य दीवार उसकी तोड़ नहीं पाया, तो एक ये जो है वो हाथी लेकर आया। हाथी से जो है वो उसका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, पर जब अभिसंध चंद को इस बात का पता लगा तो उसने हाथी की सूंड जो है वो अपनी तलवार से एक बारी में जो है वो कट कर दी, और उसके साथ साथ जो है वो तातर खां को भी एक ही वार में मार दिया, ठीक है। तो ये उस समय मारा गया था। फिर इसके बेटे को जब इस बात का पता लगा तो उसने धोखे से राजा के साथ जो है वो संधि करने के लिए उसे बुलाया, ठीक है। वो मतलब कि बिना उसके हथियार के किसी भी तरीके के, और उसके बाद जो है वो उसे मार दिया। तो धोखे से मारा था, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सिकंदर लोधी का समकालीन था, और मोहम्मद तुगलक का जो यहाँ पर सरदार था, ठीक है, जिसका नाम तातर खां था, उसे भी युद्ध में जो है वो मारा था। तो इतने 3 पॉइंट जो हैं वो इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद जो रानी थी संपूर्ण चंद की, वो कांगड़ा के राजा की जो है वो बहन थी, और इसका जो भाई था वो था रतन चंद, ठीक है। तो जो इसकी रानी थी कांगड़ा के राजा की बहन थी, तो जो कांगड़ा का राजा था, ठीक है, वो क्या करता था कि जो संपूर्ण चंद के पास कांगड़ा के एरिए थे, ठीक है, जो ठटवाल था, महल मौर्यों का था, तो वो चाहता था कि वो उसके इलाके जो है वो वापस लौटा दे उसे, ठीक है। भाई मेरी जो है वो बहन से शादी हुई है, तो मुझे जो है वो पुराने इलाके मुझे वापस मिल जाए। अब यहाँ पर जो है वो रानी थी, उसका भी प्रेशर जो है वो संपूर्ण चंद पर पड़ता था, उधर से कांगड़ा का राजा भी जो है वो प्रेशर देता था संपूर्ण चंद के ऊपर। पर इसका जो भाई रतन चंद था वो थोड़ा सा तेज था। तो जब कांगड़ा के राजा ने अपने पुराने एरिया जो है वो मांगे, ठीक है, बिना किसी युद्ध के, कि भाई युद्ध के ये बिना हमारे जो पुराने एरियाज लिए हुए हैं, ठीक है, वो हमें लौटा दें, तो इस पर रतन चंद ने जो है वो मना कर दिया, ठीक है। अब रतन चंद को जो है वो ये सब ठीक नहीं लगा कि भाई जो ये हो सकता है कि आने वाले समय में संपूर्ण चंद जो है वो सारे राज्य जो है वो इसको दे दे, तो उसने क्या किया कि अपने भाई संपूर्ण चंद की जो है वो हत्या कर दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि रतन चंद ने अपने भाई जो है वो संपूर्ण चंद को मरवाया था, ठीक है, गद्दी के लिए पूछा जाता है, गद्दी के लिए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो उसके पीछे था कि भाई इसकी रानी जो है वो कांगड़ा के राजा की बहन थी, तो रानी का भी प्रेशर पड़ता था संपूर्ण चंद के ऊपर, उसके साथ साथ जो है वो कांगड़ा के राजा का भी पड़ता था। अब वो हो सकता था कि किसी ना किसी टाइम संपूर्ण रतन चंद को जो है ये लगा कि संपूर्ण चंद जो है वो कभी ना कभी इनकी बातों में आकर जो है वो पुराने राज्य या फिर अपना राज्य भी जो है वो कांगड़ा के राजा को दे देगा। तो इसके चलते जो है वो रतन चंद ने अपने भाई संपूर्ण चंद को जो है वो मरवा दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो खुद जो है वो राजा बना। अच्छा, जब रतन चंद जो है वो राजा बना तो ऑब्वियस ही बात थी कि कांगड़ा तो उस पर आक्रमण करेगा ही, क्योंकि उसकी बहन के पति को जो है वो उसने मारा था। तो इसके समय में जो है वो कांगड़ा ने कहलूर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। बट रतन चंद जो था वो इतना भी कमज़ोर नहीं था, तो कांगड़ा के राजा को जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था क्या था कि बहनोई के मारे जाने पर जो है वो नाराज़ था,
कि बहन के पति को मारा था, तो उसने जो है वो ये सोचकर कांगड़ा ने जो है वो कहलूर पर आक्रमण किया था। बट हुआ क्या नतीजा ये हुआ कि वो हार गया। फिर उसके साथ साथ जो है इसका फायदा, मतलब ये सुकेत के राजा था एक, तो उसने भी ये सोचा कि कांगड़ा तो आक्रमण कर ही रहा है, ठीक है, तो मैं भी जो है वो साथ साथ आक्रमण कर देता हूँ। तो इसके समय में सुकेत ने भी जो है वो कहलूर पर आक्रमण किया, बट वो भी जो है वो हारा। तो दोनों को जो है वो हार देखनी पड़ी, कांगड़ा को भी प्लस आपके जो है वो सुकेत को भी। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कांगड़ा प्लस सुकेत या फिर सेपरेट कांगड़ा या सुकेत ने जो है वो कहलूर पर कब आक्रमण किया था, किसके समय में, तो उसका आंसर होगा आपका रतन चंद, ठीक है। अच्छा, दिल्ली के सुल्तान ने इसको जो है वो खिल्लत दी थी। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि एक बार मतलब दिल्ली के सुल्तान से इसके जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे। तो एक बार ये शिकार पर जा रहा था उनके साथ, तो दिल्ली के सुल्तान पर जो है वो एक शेर ने हमला किया, और जो ये रतन चंद था उसने एक तलवार के वार से जो है वो शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो मतलब कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी जान बचाने के लिए जो है इसे खिल्लत की उपाधि जो है वो दी गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया नहीं, 1.25 लाख रुपया, सॉरी 1.25 लाख रुपया, प्लस जिस तलवार से मतलब कि एक तलवार भी जो है वो भेंट की गई थी। बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिंपल सा याद रखना है कि कांगड़ा ने और सुकेत ने जो है वो रतनचंद के समय कहलूर पर आक्रमण किया था, ठीक है। किसकी रीज़न क्या था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और दिल्ली के सुल्तान ने जो है वो इसे खिल्लत की उपाधि जो है वो दी थी। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका ज्ञानचंद, ठीक है। अब ज्ञानचंद है, बट इसमें इतना ज़्यादा जो है वो ज्ञान था कि नहीं था ये आपको अब पता लगेगा। तो ये जो है वो अकबर का समकालीन था, इसे बोला जाता है अकबर का समकालीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसने जो है वो इस्लाम धर्म को अपनाया था। तो कहलूर का एकमात्र मतलब सबसे पहला राजा जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था वो था आपका ज्ञानचंद, ठीक है, ज्ञानचंद। अच्छा, इसने किसके प्रभाव में आकर जो है वो इस्लाम धर्म को अपनाया था, तो उसका नाम था आमिर कासिम, ठीक है। वैसे ये राजा जो ज्ञानचंद था ये जो है वो आपका एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही अत्याचारी और उदंड था। मतलब इसकी जो लड़ाई झगड़े जो है वो हर एक राजा के साथ रहते थे, नियर बाय में जो भी राजा होता था उसके साथ इसके लड़ाई झगड़े रहते थे, तो लोग जो है वो इसकी कंप्लेंट करते रहते थे, ठीक है। तो इसने बाद में जो है वो इस्लाम धर्म को अपनाया, मतलब उसी के अपने राज्य में राज करते वक्त और अमीर कासिम के प्रभाव में आकर, ठीक है। इसी के समय में जो है वो कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ज्ञानचंद का मकबरा जो है वो आप कीरतपुर पंजाब में देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ज्ञानचंद जो है वो अकबर का समकालीन था, इस्लाम धर्म को अपनाया था। ये सेपरेट कई बार पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, कि किसके प्रभाव में आकर, तो आमिर कासिम के प्रभाव में आकर। फिर कहलूर रियासत जो है वो इसके मुगलों के अधीन आ गई थी ज्ञानचंद के समय में, और इसका मकबरा जो है वो कीरतपुर पंजाब में देखा जा सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद में 3 बेटे हुए, बीकचंद, रामचंद और भीमचंद। इनमें से रामचंद और भीमचंद ने जो है वो इस्लाम धर्म अपनाया और बीकचंद ने जो है वो हिंदू धर्म अपनाया, ठीक है। तो हिंदू धर्म इसको कोई फोर्स ना करता, तो ये भागकर जो है वो सुनहानी चला गया था, ठीक है। तो इसके बाद बीकचंद या विक्रमचंद इसका नाम लिखा हुआ आता है, तो यही रीज़न था कि जब वो भागकर सुनहानी गया तो इसने अपनी राजधानी जो है वो नैना देवी से सुनहानी ट्रांसफ़र कर दी, और ये करी थी 1600 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कहलूर के किस राजा ने जो है वो राजधानी नैना देवी से सुनहानी ट्रांसफ़र करी थी, ठीक है। सबसे पहले नैना देवी बनी थी, आपको पता ही है, ठीक है, नैना देवी। उसके बाद इसकी ट्रांसफ़र जो आपकी सुनहानी हुई 1600 ईस्वी में, वो किसने करी, वो करी आपकी बीकचंद ने, ठीक है। ज़्यादातर बीकचंद पूछा जाएगा। अच्छा, बीकचंद की 2 पत्नियां थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद की पुत्री और दूसरी जो है वो भागल से थी। ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाएगा। मेन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजधानी जो है वो नैना देवी से सुनहानी किसने करी थी, बीकचंद ने, या फिर कौन सी ईस्वी में करी थी, तो वो करी थी आपकी 1600 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, बीकचंद हमने पढ़ लिया, ज्ञानचंद का अकबर का समकालीन इस्लाम धर्म याद रखिएगा, ज्ञानी बाबा, ठीक है। रतनचंद के समय में क्या हुआ था कि कांगड़ा और सुकेत ने आक्रमण कर दिया था। उसके बाद संपूर्ण चंद के समय में क्या हुआ कि इसके संपूर्ण को उसके भाई ने ही, रतनचंद ने ही जो है वो मरवा दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो पूरा राज्य जो है वो कांगड़ा को ना दे दे, ठीक है। उसके बाद अभिसन चंद सिकंदर लोधी का समकालीन तातर खां को युद्ध में मारा था, ठीक है, कि तातर खां के उसने हाथी की भी एक ही तलवार में सूंड काट दी थी, ठीक है, एक ही शॉट में, और उसके बाद तातर खां को भी एक ही वार में मार दिया था। ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मेघचंद हमने पढ़ लिया कि भाई इसके जनता के दबाव के कारण इसने जो है वो राज्य छोड़ दिया था और कुल्लू में जाकर शरण ले ली थी और इल्तुतमिश की सहायता से दोबारा से गद्दी प्राप्त करी थी। अजीत चंद हिंदू राज्य की स्थापना करके भाई को दे दिया था, और उसके बाद वीरचंद के बारे में तो आपको पता ही है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस कर ली, बार बार पढ़ोगे तभी आपको जो है वो समझ आएगा।
नेक्स्ट आता है कल्याण चंद। कल्याण चंद ने जो है वो हिंदूर की सीमा पर जो है वो किला बनाया था। ये काम किसने किया था? ये कल्याण चंद ने किया था कि हिंदूर या फिर नालागढ़ की सीमा पर जो है वो उसने किला बनाया। अब ऑब्वियस ही बात है कि बिना पूछे किसी की सीमा पर किला बनाया था तो रिजल्ट तो मिलना ही था, ठीक है। तो हिंदूर के राजा ने जो है वो बिलासपुर पर आक्रमण कर दिया, बट वो जो है वो उल्टा मारा गया। अब एक चीज़ और भी है कि भाई जिसने जो है वो बिना पूछे किसी की सीमा पर किला बना दिया तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो दम रहा होगा उसके अंदर। तो बिलासपुर जब हिंदूर के राजा ने वापस आक्रमण किया तो उल्टा वही मर गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हिंदूर की सीमा पर किला किसने बनाया था। अच्छा, सुकेत के राजा श्याम सेन जो है वो इसका समकालीन था। ये कई बार आ जाता है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो श्याम सेन की बेटी की शादी जो है वो कल्याण चंद से हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है कि श्याम सेन की बेटी की शादी जो है वो कल्याण चंद के बीच, मतलब कल्याण चंद से हुई थी। तो एक बार दोनों पति पत्नी जो है वो चौसर खेल रहे थे। अब चौसर खेलते खेलते जो है वो कल्याण चंद ने चौसर उठाकर जो है वो अपनी वाइफ को मार दिया। तो उसने एक पत्र लिखा अपने पिता को, जिससे दोनों उनके बीच में जो है वो युद्ध छिड़ गया, ठीक है। अब इस युद्ध में थोड़े टाइम बाद जो है वो कल्याण चंद मारा गया, ठीक है, चाहे धोखे से मारा हो चाहे किसी भी तरीके से। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस स्थान पर कल्याण चंद की मृत्यु हुई थी उसे कल्याण चंद की दवारी के रूप में जो है वो जाना जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? कल्याण चंद की दवारी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि हिंदूर की सीमा पर उसने किला बनवाया था, ठीक है। और फिर जब हिंदूर के राजा ने कहलूर पर आक्रमण किया तो उल्टा जो है वो वही मारा गया था। उसके बाद इसकी जो शादी हुई थी वो श्याम सेन की बेटी से हुई थी, ठीक है। और स्टोरी मैंने आपको बता दी, चौसर खेलते हुए चौसर लगने के कारण इनके बीच में युद्ध हो गया था, यानी कि जो आपका सुकेत के बीच में, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जिस स्थान पर कल्याण चंद की मृत्यु हुई थी उसे कल्याण चंद की दवारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतने ही पॉइंट इसके बारे में याद रखने हैं, ठीक है जी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका ताराचंद। अब ताराचंद से सबसे इंपॉर्टेंट ताराचंद है तो तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। ताराचंद है तो तारा देवी मंदिर बनाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट, ये तो आपके तारा के नाम से ही होंगे कि तारागढ़ किला और तारा देवी का मंदिर किसने बनाया था, ठीक है जी। अच्छा, शाहजहां ने जो है वो ताराचंद को बंदी बनाया था, ठीक है। शाहजहां के आदेश पर नजाबत खान ने 1645 में ताराचंद को बंदी बनवाया था, ठीक है। अब इसमें इसके पीछे क्या रीज़न था कि जो गुरु हरगोविंद सिंह थे, ठीक है, और जो गुरु हरिराय थे, ठीक है, उन्होंने जो है वो कीरतपुर में स्थायी तौर पर रहना शुरू किया था इसी के समय में। तो यहाँ पर जो आपका शाहजहां था उसने आदेश दिया था कि इनको जो है वो वहाँ से निकाल दिया जाए, बट इसने जो है वो शाहजहां का आदेश नहीं माना था। तो ये थोड़ी सी स्टोरी लाइन आपको समझ आएगी। तो उसी के रीज़न के चलते 1645 में जो है वो ताराचंद को शाहजहां ने भेजा था, एक को नजाबत खान को उसने बंदी बनाया था, ठीक है। अब इसका लाभ उठाकर जो नालागढ़ था, सुकेत था या फिर कांगड़ा था, यानी कि हिंदूर था, सुकेत था और कांगड़ा था, उन्होंने जो है वो कहलूर पर आक्रमण किए और बहुत सारे किलों को जो है वो जीत लिया, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कि भाई जो राजा है वो तो बंदी बन गया है, तो अब जो है वो मैक्सिमम एरिया पर जो है वो कब्जा कर लिया जाए। बट आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि तारागढ़ किले का निर्माण और तारा देवी मंदिर का निर्माण और शाहजहां ने जो है वो बंदी बनाया था 1645 ईस्वी में। रीज़न क्या था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अगला जो आता है वो आता है आपका दीपचंद। अब ये इंपॉर्टेंट है। दीपचंद ने जो है वो राजधानी सुनहानी से धोलरा यानी कि व्यासपुर जो है वो बदली। अब इसको कई बार ढोलरा भी रखा जाता है, ठीक है, कई बार व्यासपुर ही लिखा हुआ आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कहाँ गई थी? नैना देवी से जो है वो सुनहानी गई और सुनहानी से कहाँ पर गई? वो गई आपकी धोलरा या व्यासपुर, जिसको नया बिलासपुर भी बोलते हैं। अच्छा, दीपचंद ने जो है वो बिलासपुर शहर की स्थापना करी थी 1654 में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है 1654 ईस्वी में। और ये दीपचंद जो था वो औरंगजेब का समकालीन था, औरंगजेब का समकालीन, ठीक है। इसने जो है वो धोलरा महल भी बनवाया था। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कि सबसे पहले तो इसने राजधानी कहाँ से? सुनहानी से धोलरा या बिलासपुर में जो है वो स्थानांतरित करी, यानी कि व्यासपुर में। और उसके बाद बिलासपुर शहर की स्थापना इंपॉर्टेंट है 1654 में इसने करी थी, ठीक है जी। फिर औरंगजेब का समकालीन था और उसके बाद ढोलरा महल का निर्माण भी जो है वो इसने करवाया था। फिर इसने एक और चीज़ करी, इसने अभिवादन की प्रक्रिया को शुरू किया, जैसे कि राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय। ये संबोधन जो है वो किसने शुरू करे थे? ये संबोधन आपके दीपचंद ने जो है वो शुरू किए थे, ठीक है, कि भाई इस तरीके से बोला जाएगा, राजा को जय देवा, राणा को राम राम और मियाँ को जय जय। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ताराचंद, अब अभी हमने ऊपर पढ़ा था ताराचंद की, इसके टाइम में जो है वो बहुत सारे किले और एरियाज जो है वो निकल गए थे। तो जितने भी एरिया निकले थे उनको सबको जो है वो दीपचंद ने वापस लिया। औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब का समकालीन था,
इसे दीपचंद को जो है वो अटक पठानों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था और वो वापस जो है वो जीत कर भी आया था। ठीक है जी। बट एट द लास्ट हुआ क्या कि कांगड़ा के राजा चंद्रभान ने उसे खाने में जहर देकर जो है वो मरवा दिया था। अब जितना ज़्यादा कोई फेमस होगा उतने ज़्यादा रिस्क बढ़ेंगे, तो कांगड़ा के राजा था चंद्रभान, उसने जो है वो खाने में जहर देकर उसको मरवा दिया था। तो ये पूरी स्टोरी जो थी वो दीपचंद की थी कि सबसे पहले तो उसने राजधानी बदली, एक नया शहर बसाया। ठीक है, औरंगजेब का समकालीन था तो उसकी नज़रों में भी अच्छा हो गया था क्योंकि उसने अटक पठानों पर हमला करके जो है वो जीत हासिल करी थी। एक धोलरा महल भी बनाया था, जो आपका संबोधन थे नए नए वो भी शुरू किए थे। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकला कि कांगड़ा के राजा ने चंद्रभान ने उसे जहर देकर जो है वो मरवा दिया था। तो ये पूरा जो है वो यहाँ पर हुआ था दीपचंद के साथ। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। आपको रिवाइज तो जो है वो ज़रूर करना पड़ेगा अगर आप जो है वो अच्छे से पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो रिवीजन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका भीमचंद। ठीक है, तो ये वाली लाइन तो है नहीं। ठीक है, तो भीमचंद के समय में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने बिलासपुर की यात्रा करी थी 1682 में। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने बिलासपुर की यात्रा या कहलूर की यात्रा कौन से सन में करी थी, कौन से ईयर में, तो 1682 में, या किसके समय में करी थी, तो भीमचंद के समय में। अच्छा, इसका जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जो है वो युद्ध हुआ था जिसे भंगाणी साहिब का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, 1686 में गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में, और भीमचंद जो है वो इसमें हारा था। इसके बाद एक दो युद्ध और हुए जिसके बाद 1701 में जो है वो इनमें शांति संधि हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भंगाणी साहिब का युद्ध कब हुआ था, तो 1686 में। और ये युद्ध वैसे तो बहुत सारे रीज़न थे इसके पीछे, बट जो मेन रीज़न था वो था प्रसादी नाम का हाथी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के पास जो है वो उन्हें गिफ्ट में एक जो है वो प्रसादी नाम का हाथी मिला था। तो जब भीमचंद को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से बोला कि मुझे ये हाथी चाहिए, एक अपने मेंबर को भेजा। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो मना कर दिया, तो इससे वो थोड़ा नाराज़ हो गया था और बहुत सारे रीज़न जो है वो और भी थे। ठीक है, तो ये फिर भंगाणी साहिब का युद्ध हुआ, ये आपस में जो है वो जब लड़े तो भीमचंद जो है वो हारा। उसके बाद एक दो युद्ध और हुए और 1701 में जो है वो इनके बीच में शांति संधि जो है वो हो गई। अच्छा, इसके बाद दोनों ने मिलकर जो है वो 1687 में नादौन में मुगलों की सेना को जो है वो हराया था। कब हराया था? 1687 में। ये पॉइंट भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो भीमचंद के समय के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बन गए कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बिलासपुर की यात्रा करी थी 1682 में। फिर भंगाणी साहिब का युद्ध हुआ 1686 में गुरु गोविंद सिंह जी और भीमचंद के बीच में, जिसमें भीमचंद हारा। उसके बाद एक दो युद्ध और हुए, 1701 में शांति संधि होगी। फिर दोनों ने मिलकर जो है वो 1687 में नादौन में मुगलों की सेना को जो है वो पराजित किया। ठीक है जी, प्रसादी नाम का हाथी था जिसके पीछे जो है वो ज़्यादा खेल ये खेला जा रहा था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अजमेर चंद। अजमेर चंद ने जो है वो सिरमौर पर चढ़ाई करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर दो पुस्तकों, बिलासपुर की कहानी पुस्तक आपने सुनी होगी और एक हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट बुक सुनी होगी। इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट आती है। एक में बोला जाता है कि जब इसने ये तो सिरमौर पर चढ़ाई करी थी इसने, तो इसने यमुना के किनारे जो है वो अजमेरपुर का किला बनाया था। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आपकी बिलासपुर के कहानी पुस्तक के अनुसार। दूसरी हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट आती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो इसने हिंडूर की सीमा पर जो है वो अजमेरगढ़ किला बनाया था। अब ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ये ऑप्शन में आता है आपके पास हिंडूर की किसकी सीमा पर जो है वो अजमेरगढ़ किला बनाया था, तो वो था हिंडूर। बट कभी आ जाए कि बिलासपुर की कहानी पुस्तक के अनुसार कहाँ पर बना था, तो वो बना था यमुना के किनारे। ठीक है, यानी कि सिरमौर वाले एरिया में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इतने ही पॉइंट जो है वो इसके बारे में याद रखने। नेक्स्ट आता है आपका देवीचंद। देवीचंद जो है वो नादिर शाह का समकालीन था। ठीक है, और नादिर शाह ने उसे जो है वो बंदी बनाया था। तो दो पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई जो नादिर शाह का एक तो समकालीन था, और समकालीन से मतलब समझ लीजिए कि एक ही टाइम पीरियड पर जो है वो शासन कर रहे हैं। ये दिल्ली में कर रहे हैं, ये आपके जो है वो अपने एरिया में कर रहे हैं। तो उसने जो है वो बंदी बनाया था। अच्छा, देवीचंद ने भीमई कोट का किला जो है वो बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, भीमई कोट का किला किसने बनाया था? देवीचंद ने। अच्छा, उसने रामगढ़ का किला जो है वो हिंडूर के राजा विजय चंद को जो है वो दिया था। तो ये चार पॉइंट जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। इनकी क्या स्टोरी है, किस तरीके से, ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो नादिर शाह का समकालीन था, दूसरा नादिर शाह ने उसे जो है वो बंदी बनाया था, तीसरा उसने भीमई कोट का जो है वो किला बनाया था, और चौथा क्या है कि रामगढ़ का किला जो था उसने हिंडूर के राजा विजय चंद को दे दिया था। ठीक है जी। अच्छा, देवीचंद के समय में जो राणे होते थे या फिर ठाकुर होते थे, और जो कहलूर को जो खिराज जाता था वो नगदी ना होकर उपहार होता था, यानी कि गिफ्ट होता था। तो देवीचंद ने इसे नगदी के रूप में वसूल करने की प्रथा चलाई थी। ये आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा अगर कभी एग्जाम में आपको दिख जाता है।
ठीक है, कि जो खिराज लेते थे यानी कि कर टाइप का लेते थे, वो क्या होता था, पहले गिफ्ट होता था जो भी राणा और ठाकुर देते थे। तो उसने बोला भाई गिफ्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें तो नकदी ही चाहिए। तो उसने क्या कर दिया कि कैश में से जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी ये पॉइंट तो आपके इंपॉर्टेंट है ही है देवी चंद के टाइम के पीरियड के। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका महान चंद। ठीक है, महान चंद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एक तो इसने सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन किया, लगभग 46 वर्षों तक इसने जो है वो शासन किया। अब 46 वर्षों तक शासन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर या ये आपका बहुत हीरो टाइप का जो है वो राजा था। ये एक प्रकार का कमज़ोर और आलसी शासक था। ठीक है, तो बहुत सारे वर्षों तक इसने शासन किया। अच्छा, इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि इसके समय में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया, हमला किया और छातीपुर किले का निर्माण किया झंझियार धार पर। अब ये मैंने आपको बताया था, झंझिया जो हमने धार पढ़ी थी कि ये झंझियार धार पर छातीपुर किला जो है वो आपका संसार चंद ने बनाया था। संसार चंद ने इसलिए बनाया कि भाई हमने कहलूर की छाती पर जो है वो किला बनाया, तो उसके लिए एक प्राइड मूवमेंट था कि इसलिए उसने छातीपुर इसको जो है वो नाम दिया। ठीक है, तो किसने बनाया था? संसार चंद ने। अब इस बात से जब गुस्सा आया महान चंद को, ठीक है, तो खुद तो अपना आप कमज़ोर था, ठीक है, आलसी भी था, तो उसने क्या किया कि 1803 में अमर सिंह थापा को जो है वो मदद के लिए बुलाया। ठीक है, गोरखा कमांडर था अमर सिंह थापा, उसको बुलाया किसकी सहायता से? शिवदेव राय की सहायता से। ठीक है, इसको बोला गया शिवदेव राय को कि भाई तू जो है वो अमर सिंह थापा को आमंत्रित कर लड़ने के लिए, क्योंकि हम तो खुद कमज़ोर हैं, आलसी हैं, हम जो है वो खुद नहीं लड़ेंगे। तो अमर सिंह थापा आया, उसने संसार चंद को 1806 में महल मोरियो नामक स्थान पर जो है वो हराया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, महान चंद प्लस गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, जिसमें जो है वो संसार चंद हारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखें। पर अमर सिंह थापा को थोड़ा सा बहुत जो है वो अपने ऊपर थोड़ा सा घमंड हो गया कि भाई अब मुझे तो कोई नहीं हरा सकता। बट ये जो है वो घमंड टूटा कब? जब ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने रतनपुर किले में अमर सिंह थापा को हराया। ठीक है, और उसके बाद 1815 में ब्रिटिश कब्जे में जो है वो आपकी कहलूर रियासत आ गई। इससे पहले 1803 से लेकर 1814 तक जो है वो गोरखों के अधीन रही। यानी कि 1803 में जब आमंत्रित किया गया तो उन्होंने जो है वो कहलूर को अपने अंडर ही ले लिया कि ये हमारे अंडर रहेगी। और 1814 तक जब तक आपका डेविड जो आपका ऑक्टरलोनी था उसने हराया नहीं रतनपुर किले में, ये मैंने आपको धारो वाले में भी बताया था, तब तक जो है ये गोरखों के अधीन रही। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि 1819 में देसा सिंह मजेठिया ने जो है वो संसार चंद की सहायता से कहलूर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल और नहीं दी गई है, बट याद रखिएगा 1819 देसा सिंह मजेठिया किसकी सहायता से? संसार चंद की सहायता से, क्योंकि संसार चंद जिंदा ही था, उसे मारा नहीं गया था। ठीक है, हारा था, इसका मतलब ये नहीं है मर गया था, तो उसके फिर भी थोड़ा बहुत उसने जो है हेल्प दूसरों की करी। तो महान चंद के बारे में क्या याद रखोगे कि एक तो सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में संसार चंद ने कांगड़ा पर आक्रमण किया और एक किले का निर्माण किया जिसको बोलते हैं छातेपुर किला झंझियार धार पर। ठीक है, उसके बाद इसको हराने के लिए महान चंद ने गोरखा अमर सिंह थापा को बुलाया। ठीक है, उसने इसे महल मोरियो नामक स्थान पर हराया और उसके बाद अमर सिंह थापा को रतनपुर किले को बेस बनाकर जो है वो डेविड ऑक्टरलोनी ने हराया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1803 से लेकर 1814 तक जो है वो गोरखों के अंडर रही आपकी कहलूर रियासत, और 1815 के बाद जो है वो आपका किसका आ गया था? ब्रिटिश के कब्जे में जो है वो ये आ गई थी। ठीक है, और 1819 में देसा सिंह मजेठिया ने जो है वो संसार चंद की सहायता से कहलूर पर आक्रमण किया था। इससे बाहर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका खड़गचंद। खड़गचंद जो है वो इसका टाइम पीरियड था उसको जो है वो कहलूर का काला युग बोला जाता है। कि सबसे बुरा युग कौन सा था भाई? खड़गचंद के टाइम का। ठीक है, चेचक के रोग से ये वैसे अंबाला गया हुआ था और वहाँ पर चेचक का रोग जो है वो फैला हुआ था, तो वहीं से इसको ये रोग लगा और थोड़े टाइम बाद जो है वो इसकी चेचक से जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे पूछा नहीं जाता। हाँ, ये पूछा जाता है कि यह राजा जो है वो निसंतान मर गया था और उसके बाद इसके उत्तराधिकारी के लिए जो है वो थोड़े ज़्यादा इशू क्रिएट होने शुरू हो गए थे कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, रसल क्लार्क जो है वो इसके समय में अंबाला का पॉलिटिकल जो है वो एजेंट था, क्योंकि ये जब चेचक की बीमारी ये कहाँ से लेकर आया था? ये लेकर आया था आपका अंबाला से। तो उस समय अंबाला में फैली हुई थी और वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो रसल क्लार्क था। अच्छा, इसके समय में दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री कहलूर आए थे। सबसे पहले बैरन हैगल जो कि एक जर्मन था 1835 में। जीटी विने एक ब्रिटिशर्स था, अंग्रेजी समझ लीजिए, 1835 में आया, उसके बाद 1839 में आया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये आपको याद रखने। ठीक है, बाकी ये एकमात्र ऐसा राजा था जो निसंतान मर गया था और उसके बाद बहुत सारे जो है वो युद्ध हुए। ठीक है, मियाँ जंगी को जो है वो फिर रियासत जो है वो सौंपी गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 3-4, एक तो काला युग बोला जाता है, चेचक की रोग से मृत्यु हुई थी, दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री आए थे, बैरन हैगल और जीटी विने, और उसके बाद ये निसंतान जो है वो मर गया था। ठीक है,
नेक्स्ट आता है जगत चंद। जगत चंद के बारे में सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि इसकी मृत्यु जो है वो वृंदावन में होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा राजा था कहलूर का जिसकी मृत्यु जो है वो वृंदावन में हुई थी, तो वो था आपका जगत चंद। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको जो है वो रीड नहीं करना है। अगला जो है वो है आपका हीराचंद। अच्छा, हीराचंद को बोला जाता है कहलूर का स्वर्णकाल युग, ठीक है, यानी कि हीराचंद का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, वो खड़ग चंद से अपोजिट था, कि इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो स्वर्णकाल, गोल्डन एज एक तरीके से आप बोल सकते हैं वो रही है, ठीक है। इसने क्या किया कि मियाँ भंगी की सहायता से, जो आपका एक्चुअली क्या हुआ था कि खड़ग चंद की कोई भी संतान नहीं थी, तो उसकी रानियाँ जो थी वो सारा खजाना लेकर अपने अपने घर चली गई थी, तो पूरा सरकारी खजाना यानी कि राज्य का खजाना खाली हो गया था। तो मियाँ भंगी की सहायता से इसने सबसे पहले क्या किया कि राज्य के खजाने को भरा, अब चाहे वो टैक्सेस के थ्रू भर रहा हो चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके साथ साथ क्या करा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 500 से अधिक सैनिक जो है वो भेजकर अंग्रेजों की मदद करी थी। तो क्वेश्चन क्या आता है डायरेक्टली कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद किसने की थी, तो वो करी थी आपकी हीराचंद ने, ठीक है। और फिर इसी से खुश होकर जो है वो राजा को 11 तोपों की सलामी और साथ साथ खिल्लत से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसकी मृत्यु जो है वो नमहोल में हुई थी। अगर इसका पूछ लिया जाए कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो नमहोल में हुई थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जगत खाना और स्वार घाट टैंक का निर्माण इसने करवाया था 1874 में, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके समय भूमि कर के रूप में फसल की पैदावार का तीसरा हिस्सा लिया जाता था, प्लस कुछ नकदी जो है वो ली जाती थी, ठीक है। कौन सा? फसल की पैदावार का तीसरा हिस्सा, ठीक है, थर्ड पार्ट, और कुछ नकदी जो है वो ली जाती थी ताकि और ज़्यादा बढ़ाया जा सके अपने खजाने को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, स्पेशली 1857 वाला और जगत खाना और स्वार घाट टैंक वाला। और गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल जो है वो हीराचंद के टाइम पीरियड को कहा जाता था। इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका अमरचंद, ठीक है। अमरचंद जो था, इसके समय में बिलासपुर में ज़्यादातर आंदोलन ही हुए, जैसे आपका दुमह आंदोलन या फिर आपका झुग्गा आंदोलन, जिसमें किसान जो है वो आत्मदाह कर लेते थे। इनको हम आंदोलन वाले में कवर करेंगे, बट याद रखिएगा कि इसके समय में जो है वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अमरचंद के समय में, ठीक है। इसके समय में इसने क्या किया कि रियासत के अभिलेख जो है वो देवनागरिक, ये गलत हो गया, देवनागरिक लिपि में रखने के आदेश दिए और जितने भी सरकारी काज थे उनको हिंदी में करने के आदेश थे। ये टाइम है आपका 1885 का, ठीक है। कि इसने क्या किया कि जितने भी रियासत के अभिलेख हैं वो हिंदी में रखे जाएंगे देवनागरिक लिपि में, और जो भी सरकारी काम हैं वो भी देवनागरिक लिपि में किए जाएंगे। ये इसका डिसीजन था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसने 1885 में ही राज्य में एक पुलिस की एक छोटी सी सेना का भी गठन किया था। ये वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, ना ही पूछा गया अभी एग्जाम में, बट आप याद रख सकते हैं। अच्छा, संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था, ठीक है, ठीक है, तो इसको कला प्रेमी भी बोला जाता है, और इसने रोगियों के इलाज के लिए जो है वो एक अस्पताल भी खोला था। तो इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि एक तो सबसे पहले आंदोलन अगर आपसे कभी पूछ ले जाए तो उसकी शुरुआत हुई थी अमरचंद के टाइम से, कि इसका झुग्गा आंदोलन भी हुआ था और दुमह आंदोलन भी हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ क्या है कि रियासत के अभिलेख जो है वो हिंदी में रखे जाएंगे यानी कि देवनागरिक लिपि में, और सरकारी कामकाज भी जो है वो हिंदी में किए जाएंगे, जबकि ये खुद जो है वो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था, ठीक है। तो ये सारी डिसीजन जो है वो अमरचंद ने लिए थे, ये चीज़ याद रखनी है। आगे क्या है? आगे है आपका विजयचंद, ठीक है। विजयचंद ने क्या है कि बिलासपुर में रंग महल का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। 1900 में जो है वो बिलासपुर में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था आपका विजयचंद ने, ठीक है। उसके साथ साथ इसने क्या किया, बिलासपुर शहर में पानी की सप्लाई भी शुरू करी। प्रथम विश्व युद्ध में इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके लिए इसको मेजर की मानक उपाधि दी गई, ठीक है। तो 1857 का अलग है और प्रथम विश्व युद्ध का अलग है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर क्या है कि इस राजा को जो है वो बिलासपुर रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का आदेश जो है वो दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस राजा को जो है वो बिलासपुर के निर्वासित कर बनारस में रहने का आदेश दिया गया था, तो वो था आपका विजयचंद, ठीक है। अच्छा, इस राजा ने जो है वो अपने राज्य को अंग्रेजी मॉडल पर चलाने की कोशिश करी, बट किसी का सहयोग ना मिलने के कारण जो है वो इसमें असफल रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। मैंने बोला था आपको कि बहादुरपुर जो है वो किला है और वो जो है विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। तो ये भी याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है? एक तो रंग महल का निर्माण, पानी की सप्लाई, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ, ठीक है, बिलासपुर रियासत से निर्वासित होकर जो है वो बनारस में रहने का हुक्म मिला था, अपने राज्य को अंग्रेजी तरीके से चलाने की कोशिश करी बट उसमें असफल रहा, और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? वो थी आपकी बहादुरपुर, ठीक है। फिर बात आती है आनंद चंद की। आनंद चंद जो है वो अंतिम शासक था बिलासपुर का, ठीक है, और महात्मा गांधी का शिष्य था। तो सबसे पहले अंतिम शासक, फिर महात्मा गांधी का शिष्य। अच्छा, ये जो आपका आनंद चंद था ये चाहता था कि बिलासपुर जो है वो एक स्वतंत्र राज्य बनकर रहे, यानी कि इसको किसी में मिक्स ना किया जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो 1948 जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस समय जो है ये ग श्रेणी का राज्य बना, यानी कि पार्ट सी का राज्य बना। उस समय भी इसकी कोशिश ये थी राजा की कि ये जो है वो स्वतंत्र रहे।
प्रथम मुख्य आयुक्त कौन बने? आनंद चंद। फिर 1949 में सेकंड बनाए गए श्री चंद छाबड़ा। बट इसके जो आपके काम थे वो सफल नहीं हो पाए और 1 जुलाई 1954 को जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला जो है वो आपका बिलासपुर बन गया। 5th जो है वो आपका स्टेट मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बना। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, आनंद चंद की जो डेथ हुई थी वो लंदन में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लंदन में। फिर यहाँ पर कुछ आनंद चंद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1947 और 48 में जो है ये संविधान सभा के सदस्य रहे, 52 से 57 लोकसभा के सदस्य रहे, 67 से 70 राज्यसभा के सदस्य रहे और 77 से 82 जो है वो प्रदेश विधानसभा के जो है वो सदस्य रहे। तो ये आप जो है वो याद रख सकते हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलासपुर का अंतिम शासक था और महात्मा गांधी का जो है वो शिष्य था। तो ये अंतिम शासक का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो शासक आपके जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो हमने आनंद चंद पढ़ लिए। ठीक है, एक बार क्विक जो है वो ऊपर चलेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि हिस्ट्री है भाई, हिस्ट्री इतनी जल्दी समझ नहीं आती है, तो आपकी दिमाग में एक बार दोबारा से जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं भर देता हूँ। वीरचंद ने जो है वो शुरुआत करी थी कहलूर राज्य की स्थापना से, राजधानी बनाया नैना देवी को और नैना देवी का मंदिर भी बनाया, कोट कहलूर का किला भी बनाया साथ में। ठीक है, किले की भी ज़रूरत थी, मंदिर की भी ज़रूरत थी और बुंदेलखंडी था, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, अजीत चंद, इसने हिंदू राज्य की स्थापना करके अपने भाई को दे दिया। ठीक है, सुचेत चंद, और हिंदूर को बोला जाता है अब नालागढ़। फिर मेघचंद आया जो कि अत्याचारी था, तो एक तो रूडो ने इस पर चढ़ाई कर दी, ऊपर से जनता का प्रेशर भी था, तो इसने भागकर जो है वो कुल्लू में शरण ली। बट ये चुप नहीं बैठा, इसने क्या किया, इल्तुतमिश की सहायता से गद्दी को दोबारा प्राप्त किया। फिर आता है आपका अभिसर चंद, ये सिकंदर लोदी का समकालीन था, इसने तातर खां को युद्ध में मारा था। ठीक है, और बाद में तातर खां के बेटे ने धोखे से इसे मार दिया था, इसको कई बार अभिसार चंद भी लिखा हुआ आता है। फिर आता है आपका संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद की रानी जो है वो कांगड़ा के राजा की बहन थी, तो कांगड़ा के राजा प्लस इसकी पत्नी ने इस पर प्रेशर बनाया कि पुराने एरियाज जो है वो वापस देते। बट इसका भाई था रतन चंद, तो इसने सोचा कि भाई सारा जो राज्य उन्हीं को ना दे दे, तो इसने अपने भाई की जो है वो गद्दी के लिए हत्या करवा दी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है रतनचंद। रतनचंद के समय मतलब वही जो आपका जिसने हत्या करवाई थी, तो कांगड़ा ने भी आक्रमण किया, सुकेत ने भी आक्रमण किया, दोनों मारे गए। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान ने इसे खिल्लत दी थी क्योंकि इसने दिल्ली के सुल्तान की जान बचाई थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है ज्ञानचंद, अकबर का समकालीन था, इस्लाम धर्म को अपनाया था। ठीक है, और इसी के समय में जो है वो कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आई थी। अब इसका मकबरा आप कीरतपुर पंजाब में देख सकते हैं। 3 बेटे थे, बीकचंद, रामचंद, भीमचंद, जिसमें से बीकचंद ने जो है वो हिंदू धर्म को अपनाया था। बीकचंद के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नैना देवी से राजधानी जो है वो सुनहानी ट्रांसफर करी थी 1600 ईस्वी में। बाकी ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। फिर कल्याण चंद, हिंदूर की सीमा पर किला बनवाया। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला कि हिंदूर के राजा ने आक्रमण कर दिया, बिलासपुर पर मारा गया। ठीक है, उसके बाद सुकेत के जो आपके राजा थे श्यामसेन, उसकी बेटी से इसकी शादी हुई थी। अब जिस स्थान पर ये मरा था, रीज़न क्या था, चौसरवाड़ा, मैंने आपको बताया है, तो कल्याण चंद की दवारी के रूप में उसे जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है ताराचंद, इसने तारागढ़ किले का निर्माण प्लस उसके साथ तारा देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। शाहजहां के आदेश पर इसको जो है वो बंदी बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है दीपचंद, बिलासपुर शहर की स्थापना, सुनहानी से ट्रांसफ़र करी अपनी जो आपकी राजधानी थी वो धौलरा या व्यासपुर या बिलासपुर। औरंगजेब का समकालीन था, धौलरा महल बनाया, राजा को जयदेवा, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय का संबोधन इसने शुरू किया। अटक पहाड़ पठानों पर भी जो है वो इसने चढ़ाई करी थी। भीमचंद की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी के समय जो मतलब इसके समय बिलासपुर की यात्रा करी थी। बगानी साहिब का युद्ध जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये खुद हारा था। फिर संधि करने के बाद दोनों ने जो है वो 1687 में नादौन में मुगलों की सेना को जो है वो हराया था। ठीक है, नेक्स्ट है अजमेर चंद, सिरमौर पर मतलब कि अजमेरगढ़ किला बनाया था। दोनों मैंने आपको बता दिया क्या क्या किस किस बुक के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर बताया गया है। देवी चंद के बारे में बात करें तो नादिर शाह ने उसको बंदी बनाया था। फिर इसने रामगढ़ का किला दानी बन गया ये, फिर हिंदूर के राजा विजयचंद को दे दिया। भीमई कोट का किला भी जो है वो इसने ही बनवाया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। महान चंद के बारे में बात करें, महान नाम से ही महान था, वैसे तो कमज़ोर और आलसी था। तो इसके समय में जो है वो कांगड़ा के राजा ने जो है वो बिलासपुर पर आक्रमण करके छातीपुर किले का निर्माण किया झंझारधार पर। उसके बाद इसने गोरखा कमांडर को बुलाया, फिर उसने वहाँ महल बोरियो नामक स्थान पर उसे हराया। और अमर सिंह थापा खुद कहाँ पर हारा था, रतनपुर किले के पास। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है खड़गचंद, चेचक के रोग से मरा, काला युग बोला जाता है इसके पूरे टाइम पीरियड को। ठीक है, 2 यात्री आए थे यूरोपियन यात्री, जिनके मतलब लिखे हुए में ही यही वर्णन मिलता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और निसंतान जो है ये मर गया था। नेक्स्ट जगत चंद, इसकी मृत्यु जो है वो वृंदावन में हुई थी। हीराचंद जो है वो स्वर्णकाल बोला जाता है क्योंकि इसने दोबारा से अपने राज्य को जो है वो पटरी पर लेकर आया था। जगत खाना स्वार टैंक बनाया इसने। 1857 के जो भी आपका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अंग्रेजों की सहायता करी थी। नमहोल स्थान पर जो है ये मरा था। अमरचंद की बात करें
तो इसके टाइम पे आंदोलन हुए, फिर इसने जो अभिलेख या फिर सरकारी कामकाज थे वो हिंदी में रखने के आदेश जो है वो जारी करे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। फिर विजय चंद की बात करें तो बहादुरपुर को इसने जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। रंग महल का निर्माण करवाया जो कि अब डूब चुका है। उसके बाद इसने क्या किया कि पानी की सप्लाई शुरू करी और अंग्रेजी मॉडल पर चलाने की कोशिश करी। बात आती है आनंद चंद की, महात्मा गांधी की शिष्य, अंतिम शासक। एक स्वतंत्र राज्य जो है वो बिलासपुर को बनाना चाहते थे जो कि नहीं हुआ। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बन गया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने की क्या क्या इन्होंने जो है वो कब कब किया, और इनकी डेथ जो हुई थी वो लंदन में हुई थी। अब डिस्कस करेंगे हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा, एक और चीज़ तो रह गई कि इन्होंने एक बुक भी लिखी है आनंद चंद ने, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये आनंद चंद ने लिखी है जो कि आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ जो है वो याद रखिएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यूज की कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन है, सारे HPPSC के पूछे गए हैं, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दीपचंद। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, दीपचंद ने जो है वो अपनी सुनहानी से बिलासपुर बदली थी। नेक्स्ट है, किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की तरह, ये प्रशासन है, अंग्रेजों की तरह चलाने की कोशिश की पर नहीं जो है वो कर पाया? कौन सा राजा था जिसने कोशिश करी कि जो उसका राज्य है वो अंग्रेजी प्रशासन के अकॉर्डिंग चले, बट जो है वो ऐसा करने में सफल नहीं रहा? तो इसका आंसर है आपका विजय चंद। नेक्स्ट है, 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी का मुख्य आयुक्त कौन बना? तो वो बने थे आपके आनंद चंद, ठीक है। पहले आनंद चंद बने थे, उसके बाद बने थे आपके श्री चंद छाबड़ा 1949 में। तो ये आपका क्वेश्चन नायब तहसीलदार में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू करवाया गया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सेपरेट हो गया क्योंकि एमसीक्यूज कई बार आ जाते हैं जो कि इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका 1930। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी और कुछ उपज के रूप में जो है वो लेना शुरू किया था? कौन सा राजा था जिसने कुछ भाग नकदी लिया और कुछ भाग उपज के रूप में शुरू किया? ये क्वेश्चन आपका एलाइड में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका हीराचंद, ठीक है। हीराचंद आंसर है। नेक्स्ट है, कहलूर रियासत का कौन सा राजा जो था वो निसंतान मर गया था और बाद में उसके उत्तराधिकारी के लिए जो है वो युद्ध हुए? कौन सा राजा? अभी हमने बात करी थी खड़गचंद। खड़गचंद जो है वो राजा था जो कि निसंतान मर गया था। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसके बाद जो है जब वो निसंतान मर गया तो किसे जो है वो राजा बनाया गया था? ये HS वगैरह में पूछा गया है, तो वो याद रखिएगा आप, मियाँ जंगी को जो है वो राजा बनाया गया था। नेक्स्ट है, 1883 के आसपास बिलासपुर में जुग्गा आंदोलन हुआ, किस राजा के समय में हुआ था? कब हुआ था? 1883 के आसपास। कौन सा वो राजा था जिसके समय में जो है वो ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमरचंद, ठीक है। नेक्स्ट है, बिलासपुर के राजा मेघचंद ने दिल्ली के किस सुल्तान की मदद से गद्दी हासिल करी थी? तो ये हमने पूरा आपको बताया था, मेघचंद जब भाग गया था कुल्लू में जाकर इसने शरण ली थी, तो इल्तुतमिश की सहायता से जो है वो इसने दोबारा से गद्दी प्राप्त करी थी। नेक्स्ट है आपका, बिलासपुर किस वर्ष तक भाग ग रहा यानी कि पार्ट सी राज्य रहा? तो ये रहा आपका 1954 तक, पता ही है आपको। नेक्स्ट है आपका, बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? कौन सा राजा था जिसको नादिर शाह ने बंदी बनाया था? नॉन मेडिकल टैट में पूछा गया है, ठीक है, TGT में पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका देवीचंद। देवीचंद को जो है वो नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था। अच्छा, बिलासपुर स्थानांतरण से पहले कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? यानी कि बिलासपुर राजधानी जब बनाई तो उससे पहले कहलूर की रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपकी सुनहानी। सुनहानी से कहाँ गई थी? व्यासपुर, याद रखिएगा। कई बार इसको धौलरा भी आता है, कई बार बिलासपुर भी आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, सुनहानी। नायब तहसीलदार में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। किसने कहलूर राज्य की स्थापना करी थी? तो बीरचंद ने जो है वो कहलूर राज्य की स्थापना करी थी। HP क्लर्क में पूछा गया है और अलग अलग जो है वो दिया गया है, डेट मैंने आपको बता दिया किसके अकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट है, बिलासपुर की किस राजा को प्रजा ने राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था उसके बर्ताव के कारण? अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन नायब तहसीलदार में पूछा गया है, ठीक है। एक तो रूढ़ों ने उस पर आक्रमण किया था, दूसरा क्या था कि जनता का दबाव था, तो वो था आपका मेघचंद। बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष देवनागरी की लिपि में रखे जाने लगे? तो ये बात है आपकी 1885 की, ठीक है। नेक्स्ट है, बिलासपुर स्थानांतरण से पहले कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो ये तो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये था आपकी सुनहानी। भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर रियासत का शासक कौन था? तो वो था आपका आनंद चंद, यानी कि अंतिम शासक, गांधी का शिष्य, ठीक है। तो
तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है वो कहीं से भी बन सकते हैं। बाकी मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से किस तरीके आ सकते हैं। ये आ सकता है कि रंग महल का निर्माण किसने करवाया था। आप देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं उतने ज़्यादा बन सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो हम कभी सेपरेट जो है वो MCQs वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे आपको MCQs मिलेंगे जो कि आपकी टेस्ट सीरीज़ चली हुई है HPPSC पेपर 1 की, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।